हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो धान के बारे में बात करने वाले हैं। धान के बोले तो पैडी के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो ये कोर्स चलता है, बीएससी के अंदर कोर्स चलता है आपका, ये बीएससी के अंदर कोर्स चलता है, वो भी सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स चलता है, थर्ड सेम के अंदर। क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो खरीफ क्रॉप होती है उनके अंदर आपका ये कोर्स चलता है। उसके बाद अपनी इसके उसके बाद अपन जो बात करने वाले हैं आज, अपन क्रॉप में अंदर क्या क्या बात करने वाले हैं। जो खरीफ क्रॉप होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सी क्रॉप आती है, इनके बारे में सब बातें करेंगे। और ये आपका जो कोर्स होता है ये एग्रोन 221 का होता है। एग्रोन 211 का होता है। ये आपका इस कोर्स होता है जो बीएससी के अंदर चलता है। तो आज चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को अपन, कि धान के बारे में क्या बात करने वाले हैं अपन। तो धान का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है, धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि बॉटनिकल नाम जो होता है वो ओराइजा सेटाइवा होता है। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। इसका जो परिवार जो यानी कि अपन फैमिली भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? फैमिली भी बोल सकते हैं। जो पोएसी होती है, क्या होती है? पोएसी होती है। इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन ऑफ पैलेस जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। इसके अंदर गुणसूत्र या क्रोमोजोम की बात करते हैं अपन, तो वो होता है 2n बराबर 24 गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर। उसके अंदर अपन क्षेत्रफल या प्रोडक्शन की बात करें, जो भारत के अंदर कितना होता है, कितने एरिया में होता है, तो उसकी बात करते हैं अपन। तो ये 42 मिलियन हेक्टर जो होता है ये अपने भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है। अपन वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें कि जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, ये होता है 60% से अभाव जो होता है वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है। अगर ये एशिया के अंदर की बात करते हैं अपन की, धान जो होता है वो एशिया के अंदर कितना परसेंट होता है। एशिया के अंदर जो होता है वो नाइन और एशिया के अंदर जो होता है वो 90% जो होता है आपका धान होता है एशिया के अंदर। इसी इसी के बाद अपन टोटल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन होता है कितना है इसका। तो टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो 163 मिलियन जो होता है, वो टोटल मिलियन टन जो होता है ये टोटल प्रोडक्शन होता है वो प्राइस का, जो अपने इंडिया के अंदर होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान फर्स्ट है, और उत्पादन यानी कि जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से कौन सा है। इन सभी चीज़ों की अपन बात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें तो भारत जो होता है फर्स्ट स्थान होता है, जबकि चीन सेकंड स्थान होता है। जो उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो चीन फर्स्ट आता है, जबकि भारत सेकंड स्थान आता है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, इसकी बात करें तो यूएसए जो आता है ये फर्स्ट आता है, और जापान जो होता है ये सेकंड नंबर आता है प्रोडक्टिविटी के आधार पर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, जो यानी कि कहाँ कहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो ये अनुसंधान संस्थान जो होती हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक तो होता है CRRI, यानी कि CRR सेंट्रल होता है, सेंट्रल राइस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये होता है इंस्टीट्यूट। ये जो होता है ये कहाँ पे है? ये अपना कड़क उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? कड़क उड़ीसा के अंदर होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि IR फिलीपींस, यानी कि इसको अपन CRI को अपन केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी बोल सकते हैं, जो कड़क उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद अपन बात करते हैं IRRI। इसके अंदर बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ये होता है फिलीपींस जो होता है, ये मनीला के अंदर होता है, जो फिलीपींस के अंदर होता है। इसको अपन हिंदी में बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो होता है ये फिलीपींस के अंदर होता है। एक होते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अपन बात करते हैं कि चावल में धान अपन बात करते हैं कि चावल में धान का क्षेत्रफल एवं उत्पादकता कितनी है। यानी कि जो अपन इसका क्षेत्रफल, उत्पादक और उत्पादकता जो, यानी कि भारत के अंदर, जबकि अपन वहाँ पे क्या किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड के अंदर की बात कर रहे थे। अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर कितना होता है। तो भारत के अंदर जो क्षेत्रफल देखे तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सेकंड स्थान होता है। तो अपन अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यानी कि जो अपना उत्पादन जो होता है ये पश्चिम बंगाल में ही होता है, और उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान है। जबकि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की बात करते हैं पर, तो ये पंजाब के अंदर होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। और ये सेकंड स्थान पे इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है। तो इसके बारे में जब पता चल जाए तो बता देंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी बात कर लेते हैं। अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले आता है धान का भारतीय संख्या का
जो भारतीय जनसंख्या का जो होता है ये स्टेबल फूड होता है। स्टेबल फूड मतलब कि नॉर्मल जो लोग जनरली यूज़ लिया करते हैं, तो उससे अपन यानी कि अपनी पाचन वाचन जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसे स्टेबल फूड के नाम से बोला जाता है। यानी कि संकर धान की जो खेती जो होती है, संकर धान की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है चीन के अंदर। कहाँ पे होती है? चीन के अंदर होती है। उसके अंदर सर्वाधिक धान का उत्पादन एवं उपभोग एशिया के अंदर 90% होता है। ये आपने अभी अपन ने बता दिया था इसके बारे में। तो धान का सबसे जो अधिक पानी चाहने वाला पौधा होता है वो 1 kg दाना 1 kg जो दाने के लिए अपन को 5,000 लीटर के पानी की आवश्यकता होती है। और जो पूरी फसल को अपन पानी की आवश्यकता जो होती है वो 1,000 से 1,500 mm की आवश्यकता है कि पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपन इसी को सेंटीमीटर में बात करते हैं कि सेंटीमीटर में कितना होता है, तो सेंटीमीटर में अपन इसे बोल सकते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में बात करते हैं तो ये अपन सेंटीमीटर में लिखते हैं, जिसको धान को पानी की आवश्यकता होती है। ये सबसे मतलब सेकंड स्थान पे सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसी को पड़ती है। सब जो फर्स्ट पे आता है वो शुगर केन आता है। क्या आता है? शुगर केन। शुगर केन बोले तो गन्ना। ये गन्ने को जो होता है इसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और सेकंड पे आता है जो ये आता है धान आता है, और थर्ड पे जो आता है वो आलू आता है, यानी कि पोटैटो। उसके बाद अपन बात करते हैं धान की जो धान के अंदर जो प्रोटीन होता है, धान के अंदर प्रोटीन को क्या बोला जाता है? ओराइजिनेज ये प्रोटीन बोला जाता है। इसके पॉलिशिंग पे जो प्रतिशत होता है 2% पॉलिशिंग का प्रतिशत होता है धान के अंदर। धान के अंदर अपन बात करते हैं तो टोटल 24 प्रजातियां अभी तक मिली है, जिसमें से कुछ प्रजातियां हैं, जिसमें से 3-4 प्रजातियां हैं जो अपन आप उसके बारे में बता देते हैं आपको। पहली जो प्रजाति होती है वो ओराइजा सेटाइवा थी। जो एक ओराइजा सेटाइवा, एक ओराइजा इंडिका होती है जो इंडिया के अंदर होती है। इससे अपन याद रखने का तरीका है कि ओराइजा इंडिका मतलब इंडिया के अंदर होती है। एक होता है ओराइजा जेपोनिका, जेपोनिका यानी कि जो जापान में होती है। और एक होती है जावानिका, दूसरी होती है जावानिका। जो जावानिका होती है इंडोनेशिया के अंदर होती है। एक होता है ओराइजा गल्बेरिमा। ये ओराइजा जो गल्बेरिमा होती है जो ये अफ्रीका, पश्चिम बंगाल, ओराइजा गल्बेरिमा जो अलग अलग जगह पे होती है, और एक होती है अफ्रीका के अंदर जो वहाँ पे उगाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि धान के जो समय कौन कौन से समय धान को उगाया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। धान के जनरली तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, यानी कि गर्मी में, खरीफ और रबी। तीनों के लिए अलग अलग धान की किस्में होती है। यानी कि पहले तो अपन आस वाला धान, अमन और बोरो, ये 3 प्रकार के धान होते हैं। जो अस या अमन की अस की बात करते हैं जो गर्मी में होती है, मई जून के अंदर अपन इसको लगा देते हैं, जो सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई हो जाती है। अमन की बात करें तो जून जुलाई के अंदर लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। और बोरो की बात करें तो नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में। अगर आज की बात करें तो इधर कटाई का जो समय होता है वो सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल, यानी कि जो सितंबर और अक्टूबर, इससे आप याद रख सकते हैं कि इसका कटाई का इधर मई जून, जून जुलाई से याद रख सकते हैं आप। और जो अमन जो होती है खरीफ वाली, ये बारिश के मौसम में लगाई जाती है। जब बारिश स्टार्ट होती है तब जून जुलाई के अंदर इसको लगा दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे ये खरीफ ऋतु की फसल होती है, इसको क्लाइमेट की बात करें तो इसको गर्म जल का पौधा भी बोला जाता है, यानी कि गर्म जलवायु के अंदर भी हो जाता है। धान की जो विकास के लिए जो मतलब जो धान की वृद्धि एवं विकास के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि ये होता है जिसके अंदर अपन को 10 से 12 घंटे का टेम्परेचर हो, वो उसमें भी ये पौधा अपना जीवन यापन कर सकता है। ये C3 प्लांट होता है। जो दाना इसका जो फ्लोरिंग पकने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 29 डिग्री का चाहिए। और दाना पकने के लिए 20 से 25 डिग्री का सेंटीग्रेड इसका तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की। औसत तापमान इसका 31 से 37 डिग्री तक होता है। ये सेल्फ पोलिनेटेड होता है। सेल्फ पोलिनेटेड बोले तो स्वपरागतित होता है, यानी कि ये किसी को परागण की जरूरत नहीं है, खुद का खुद परागण खुद ही में हो जाता है। धान का जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल कहलाता है। इसमें अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। इसके अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। इसका बीज या दाना को अपन कैरियोप्सिस बोला जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि बीज में लेमा और पेलिया पाया जाता है। इसके दाने या बीज के अंदर एक तो लेमा और एक पेलिया पाया जाता है। और इसके साथ हल्का इसके इसके पके इसके एक साथ हल कहते हैं, इन्हें एक साथ हल कहा जाता है। और इसको हटाने की क्रिया को हलिंग कहा जाता है। धान के अंदर हलिंग जो होता है वो 66% होता है। धान की खेती के लिए जो भूमि का पीएच जो होता है, नॉर्मली सबका जो पीएच होता है वो 6.5 और से 8.5 तक अपन बात कर सकते हैं, जो जनरली होता है। ये अपन जनरली लिख सकते हैं अगर याद नहीं हो तो। और अगर टेम्परे इसके जनरली बात करते हैं तो इसका कितना होता है, इसका होता है 5.5 से 6.5 इसका टेम्परेचर होता है, सॉरी पीएच होता है। इसके बीज दर की बात करें तो पर कि बीज दर होता क्या है,
तो बीज दर की अपन बात कर लेते हैं। अब और सीधी बुआई करते हैं अपन, ओनली नॉर्मली बिखेर कर बुआई करते हैं, जिसके अंदर बिना अपन किसी विधि के, बिना किसी अपन नर्सरी के, अपन जैसे हाथ से छिड़कर कर करते हैं, उसकी सीधी बुआई के लिए अपन 100 kg अपन प्रति हेक्टर के लिए लेते हैं। ड्रिलिंग यानी कि जिसकी अपन सहायता से, यानी कि किसी भी ड्रिलिंग यानी कि जो ट्रैक्टर वैक्टर की सहायता से जिसके लग करते हैं, उससे अपन 60 kg ले लेते हैं। डीपोक विधि, डेपोक विधि जो होती है, डीपोक विधि में इसमें बहुत कम अपन बीज लेते हैं। ये मीटर स्क्वायर यानी कि एक नर्सरी के रूप में लेते हैं। इसके अंदर अपने जो फसल जो होती है वो 13 से 14 दिन के अंदर अपन इसको खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ये इसकी डेपोक विधि होती है। इसके अंदर 3 kg अपन को कितने 3 kg मीटर स्क्वायर, 3 kg मीटर स्क्वायर ये अपन को इस विधि के अंदर बीज की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है मेडगास्कर पद्धति, मेडगास्कर अंदर 7.5 kg चाहिए होता है। और संकर धान के लिए कितनी चाहिए होती है 20 kg, यानी कि फैलती ज़्यादा है, इसलिए इसको अपन को 20 kg चाहिए। इसकी स्पेसिंग की बात करें तो 20x10 होता है। और इसकी श्री मेथड की वजह से, श्री मेथड जो होता है यानी कि श्री मेथड बदले तो SRI मेथड, कौन सा होता है SRI विधि, इसके लिए अपन 25x25 रखते हैं। उसके बाद अपन अगर संकर धान की बात करें तो 20x15 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि धान की नर्सरी में तैयार करने की विधियाँ, यानी कि जो नर्सरी के अंदर विधि कौन कौन सी विधियाँ हैं जो नर्सरी के अंदर तैयार की जाती हैं। तो नर्सरी के अंदर जो किया जाता है, एक तो डेपोक विधि होता है, एक SRI विधि होता है, एक भीगी विधि होता है, और जो होता है एक ARS विधि होता है। ये जो विधियाँ होती है, ये जो खेत के अंदर लगाई जाती है, यानी कि नर्सरी के अंदर पहले इसके अंदर पौध तैयार की जाती है, और उसके बाद इसको अपन खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। डीपोक विधि, डेपोक विधि जो होता है ये फिलीपींस यानी मनीला से आई थी, ये वहीं से इसका आविष्कार हुआ था। अभी बताया अपन इसके अंदर 12 दिन के अंदर खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, 12 से 14 दिन या 13 से 14 दिन के अंदर। इसको जो नर्सरी के अंदर मर्दा रहित होती रहती है, इसकी मर्दा नहीं होती इतनी। और इसके अंदर अपन नर्सरी 40 से 50 मीटर स्क्वायर तक की ही अपन का इसका चौकोर बनाते हैं, यानी कि इतनी ही जगह के अंदर अपन नर्सरी बनाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं SRI विधि से। उसके बाद कौन सी विधि आता है SRI विधि। SRI विधि या SRI मेथड या SRI विधि बोल सकते हैं अपन इसको। इसका ये जो होता है ये मेडगास्कर यानी कि मेडगास पद्धति भी बोला जाता है, जिसको अपन SRI विधि ही बोलते हैं। ये SJ हेनरी डी लेले ने इस विधि को विकसित किया था। किसने किया था SJ, किसने किया था SJ हेनरी ने कब किया था 1980 के अंदर। कब किया था 1980 के अंदर इसको किया था। ये पौधरोपण का जो समय होता है ये 8 से 10 दिन का होता है। कितने कितने दिन का होता है 8 से 10 दिन का होता है। इस विधि को भारत में सबसे पहले टीएनएयू मतलब होता है तमिलनाडु, वहां से लाया गया था। तीसरी होता है वेट मेथड या भीगी विधि, यानी कि इसको अपन भीगी विधि को ऐसे होता है कि नर्सरी का कुल क्षेत्रफल जो होता है इसका कुल फसल का क्षेत्रफल बटा 10 होता है। इसको यानी कि एक क्षेत्र में धान लगाने के लिए अपन को 0.1 या 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी की आवश्यकता होती है। और जो ARS विधि होती है एरोबिक सराइज सिस्टम, यानी कि धान को सीधे शुष्क क्यारी में बोते हैं और उसके अंदर कीचड़ रहित जलमग्न यानी असंतृप्त मृदा में उगाते हैं। उसके बाद जो होते हैं धान में की जाने वाली जो क्रियाएं जो होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है जो धान के अंदर की जाती हैं, तो उन क्रियाओं के बारे में बात करते हैं अपन जो धान के अंदर की जाती है। जैसे हीलिंग, यानी कि जो छिलका हटाते हैं उसको हीलिंग की जाती है। पडलिंग, यानी कि जो पडलिंग कीचड़ मचलने के लिए की जाती है, जिसे अपन परकोलेशन को कम कर सकते हैं। परकोलेशन यानी इसको इसलिए किया जाता है कि पानी अंदर तक सोखे नहीं, नीचे एक परत कड़क मोटी परत बन जाती है जिससे पानी नीचे तक जाता नहीं है। उसे अपन पडलिंग पडलिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि धान के अंदर पानी भरा रहता है, वो इसी कारण होता है। मिलिंग जो होती है, मिलिंग की बात करें तो दाने के जो पॉलिश यानी विटामिन बी की हानि होती है इसमें। और इसमें पर बॉइलिंग में विटामिन B12 से बचने के लिए गर्म जल से उपचार किया जाता है। बूसनिंग जो खेत में सीधी बुआई के लिए हल चलाना ताकि उचित समय में उसका संख्या प्राप्त की जा सके। और इसकी बुआई के 30 से 35 दिन बाद ही की जाती है। बुआई जो होती है उसके 30 से 35 दिन के बाद की जाती है इसकी है। और 8 से 10 सेंटीमीटर तक खेत में जल होना चाहिए। उसके बाद अपन फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कितना देना चाहिए, कितना इसके अंदर अपन NPK दे सकते हैं। और इसको अपन जो NPK जो होता है इसको धान जो होता है किस फॉर्म में लेता है, और इसको अंदर नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो धान के बाद NPK जो होता है ये 120 यानी कि अपन बात करते हैं जैसे NPK, NP और K। जो एन जो होता है ये 120 kg दिया जाता है पर हेक्टेयर के अंदर, और पीक जो होता है ये 60 kg दिया जाता है। और ये भी जो दिया जाता है वो 60 kg पर हेक्टेयर के अंदर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है पर हेक्टेयर के अंदर दिया जाता है, खेत के अंदर। और उसके बात करें अपन
कि जो धान जो सर्वाधिक उपयोग करने वाला उर्वरक जो होता है वो अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट होता है और उसके बाद धान का जो पौधा नाइट्रोजन को जो ग्रहण करता है वो अमोनियम रूप में करता है। क्यों करता है अमोनियम रूप में? बाकी और जो सभी पौधे होता है वो एमाइड के रूप यूरिया जो देते हैं वो एमाइड के रूप में करता है, जबकि ये अमोनियम के रूप में करता है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन में जो होता है यूरिया होता है, क्योंकि यूरिया ही सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये अमोनिया रूप में होता है, क्योंकि ये जल के अंदर अमोनिया रूप में, क्योंकि जल भरा रहता है इसके अंदर। अमोनियम सल्फेट की लीचिंग की हानि नहीं होती है। मेन बात होती है कि इसकी लीचिंग की हानि नहीं होती है। धान के खेत में उर्वरक अपचयन यानी रिडोजन क्षेत्र दिया जाता है। उसका उर्वरक अपचयन रिडस्ड जोन, यानी कि धान के खेत में मीथेन गैस जो होती है वो निकलती है, यानी CH4 जो होती है वो निकलती है धान के खेत में, पानी भरा होता है ना इसलिए। तो थैंक यू। और इसके बाद अपन बाद की क्लास में बात करते हैं इसका, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जो इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर यूज, बायो फर्टिलाइजर, इनके सारे बारे इन सभी के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, और अगली क्लास में मिलते हैं और इसी को अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि क्या किस चीज़ के बारे में बताते हैं।